नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 का मैराथन मॉक टेस्ट संख्या ये 39 है और टॉपिक का नाम है शिक्षण अभिक्षमता का निचोड़। तो ये है टॉपिक का नाम, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सारी क्लास करने के लिए जेबी स्टडी पॉइंट का ऑफिशियल ऐप है, उसको डाउनलोड करके आप जो है क्लास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐप ये रहा हमारा, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जेबी स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, हमारा नाम देव कुमार बौद्ध, पीएचडी इतिहास, एक बार JR दरबार नेट पास। तो फ्रेंड्स, हमारे जून 2020 के बैच में 5 JRF और 14 नेट पास हुए थे। ये हमारा पहला ही बैच था जिसमें 19 बच्चे पास हुए थे। अभी हमारा दूसरा बैच है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, सबका वेलकम है। दीपेंद्र कौशिक जी, शिवाजी, अनिता कुमारी जी, वैशाली जी, सोनिया जी, सुमन नाना जी, मीना कुमार जी, सबका हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन है। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम है टॉपिक का जो नाम है दोस्तों वो था अनुसंधान। अरे यार, कितनी बड़ी गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। तो टॉपिक का नाम था रिसर्च एप्टीट्यूड। दोस्तों, रिसर्च एप्टीट्यूड है, ठीक है। मैम वेलकम आपका, हेमलता जी वेलकम, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड, पहला सवाल आपके सामने है, अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है, यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। दूसरा, यह केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किया जाता है। तीसरा, यह व्यावहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। चौथा, यह एक आविष्कार की एक यादृच्छिक एवं अनियोजित प्रक्रिया है। तो जल्दबाजी में जो है इसका नाम थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, मैं उसके लिए सॉरी मांगता हूँ। अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, पहले सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित या सिस्टमेटिक गतिविधि होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। मोन्टू प्रसाद जी वेलकम आपका। दूसरा सवाल, अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है। पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, नए ज्ञान की खोज करने के लिए, ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए, या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पुराने ज्ञान का सत्यापन, नए ज्ञान की खोज भी करते हैं। तो ज्ञान के अंतराल, यानी कि कोई आविष्कार 2010 में हुआ, ठीक है, अब चल रही 2021, तो उसमें कुछ नया ऐड करना, ठीक है, न्यू तरीके से दोस्तों उसको पुनर्धारण करना उसमें, ठीक है, नया खोज, रिसर्च करना उसमें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सरस्वती जी वेलकम, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है। पहला है समाज की भलाई करना। दूसरा, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। तीसरा, दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स, एक अच्छे अनुसंधान का जो लक्ष्य होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना होता है। ऑप्शन नंबर बी। चौथा सवाल, एक श्रेष्ठ सिद्धांत, एक ग्रैंड थ्योरी, पहला ऑप्शन है क्या होती है? अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करता है। दूसरा, अत्यधिक अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट होता है। तीसरा, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। या ऑप्शन नंबर चार, उपयुक्त सभी। तो आप सभी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं आज। वेरी गुड आपको सभी को, सभी अच्छा कर रहे हैं आज, मैं देख पा रहा हूँ। तो एक श्रेष्ठ सिद्धांत, एक ग्रैंड थ्योरी क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो फ्रेंड्स, एक श्रेष्ठ सिद्धांत क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पांचवा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है? ऑप्शन फर्स्ट है बुद्धिवाद। दूसरा, निगमनात्मक तर्क। तीसरा, तर्क। ऑप्शन नंबर चार, अनुभववाद। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है? ज्योति पांडे जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, आपको 20 सेकंड का समय है कमेंट करने के लिए, 20 सेकंड का। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पांचवें सवाल का सही आंसर है कि कौन सा विचार दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है, तो उसको बोलते हैं अनुभववाद। ठीक है, अनुभववाद। छठा सवाल, निम्नलिखित में से अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है आधारभूत, प्रयुक्त, क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में। दूसरा, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के रूप में। तीसरा, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में। या ऑप्शन नंबर चार, उपयुक्त सभी। अंजू बरवाल जी, आपका स्वागत है, वेलकम है, अनंदन है। सरस्वती जी कह रही हैं सर आपका मोटिवेशन ही बेहतरीन होता है, धन्यवाद आपका। दोस्तों, पेपर वन में आपको अच्छा करना है। ठीक है, अगर आपको तो नेट जेआरएफ करना है तो आपको पेपर वन में बहुत अच्छा करना है। ठीक है, अगर आपके 35+ दोस्तों आ गए, आपको कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छा चला जाए। ठीक है, और उससे अच्छा पेपर वन चला जाए तो कोई नहीं रोक सकता है आपको। तो निम्नलिखित में से अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो फ्रेंड देखो, छठे सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सारे ही अनुसंधान दोस्तों ये इसमें डिवाइड होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सातवां सवाल, अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण अप्रोच कौन से हैं? पहला, तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण। दूसरा, सर्वेक्षण और प्रश्नावली। तीसरा, न्यायाधर्श का चयन और तथ्यों का संग्रह। और चौथा, गुणात्मक और मात्रात्मक। दोस्तों, लाइक भी करते रहिए। ठीक है, और दोस्तों को शेयर भी करते रहिए। तो अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण या अप्रोच कौन से हैं?
तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्वालिटेटिव। और दोस्तों मात्रा होगा क्वांटिटेटिव, यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर डी। तो ये दोस्तों दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है। आठवां सवाल, एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि कैसे चर तत्व बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसके लिए उसने एक प्रयोग को नियत किया या डिजाइन किया। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से शोध का कौन सा उद्देश्य माना जाएगा? व्याख्या करना, विवरण करना, प्रभावित करना या भविष्यवाणी करना। तो फ्रेंड्स आठवें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो व्याख्या करना, ठीक है। नौवां सवाल, गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ है। क्वालिटेटिव रिसर्च का मीनिंग क्या है? पहला ऑप्शन है यह बिना किसी उद्देश्य से होता है। दूसरा, यह मुख्य रूप से घटना के समन्वेषण से संबंध रखता है। तीसरा, यह संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह और विश्लेषण से संबंध रखता है। और ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक क्वालिटेटिव अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यह मुख्य रूप से घटना के समन्वेषण से संबंध रखता है। तो तीसरा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ संख्या नहीं, संख्यात्मक तथ्यों के, तो ये हो जाएगा मात्रात्मक, ठीक है। 10वां सवाल, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में ऐतिहासिक विधि, सर्वेक्षण विधि, दार्शनिक विधि और प्रायोगिक विधि। सेकंड में अतीत की घटनाओं का वर्णन करते हैं, दृष्टि, वर्तमान आयोजन करते हैं। तो यह ऑप्शन नंबर 4 है, भविष्य की क्रिया। तो फ्रेंड्स सूची फर्स्ट को सेकंड से आपको मिलाना है। प्रज्ञा शर्मा जी वेलकम आपका, नमस्ते, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपका। निभा कुमारी जी गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स 20 सेकंड का समय है आपको कमेंट करने के लिए। आप देखते हैं आप कितनी तैयारी हो चुकी है आपकी। तो फ्रेंड्स ऐतिहासिक विधि, ठीक है, ऐतिहासिक विधि दोस्तों क्या होता है, उसमें अतीत की घटनाओं का हम वर्णन करते हैं, ठीक है। तो इतिहास क्या है, अतीत की घटनाओं का वर्णन हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले का पहला जाएगा सर्वेक्षण विधि। तो फिर सर्वेक्षण विधि में क्या होता है, वर्तमान आयोजन है कि जो भी दोस्तों भविष्य वर्तमान में कुछ भी आयोजन हो रहा है उसका दोस्तों हम सर्वेक्षण करते हैं, ठीक है। और दार्शनिक विधि में क्या करते हैं, दृष्टि, क्या दृष्टि आपकी, क्या नजरिया है आपका, ठीक है। प्रायोगिक विधि दोस्तों भविष्य की क्रिया, यानी कि भविष्य के लिए हम दोस्तों खोज करते हैं, प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11वां सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित पदार्थों यानी कि दोस्तों डाटा, इसको बोलते हैं डाटा से तथ्यों और
कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। मात्रात्मक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, गुणात्मक या उपयुक्त सभी। विक्रम सिंह जी वेलकम, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स सवाल को समझिएगा कि किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित प्रतत्वों से तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स 11वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मात्रात्मक। ठीक है दोस्तों, मात्रात्मक ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 12वां सवाल, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? दार्शनिक अनुसंधान, क्रियात्मक, वर्णनात्मक या उपरोक्त सभी। 20 सेकेंड है आपको कमेंट करने के लिए, 20 सेकेंड। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? शुभम स्टडी प्लस जी आपका भी वेलकम है, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपका। तो फ्रेंड्स 12वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दार्शनिक अनुसंधान हो जाएगा, क्रियात्मक भी और वर्णनात्मक भी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका। ठीक है। 13वां सवाल, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? पहला उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान, दूसरा विश्लेषणात्मक अनुसंधान, तीसरा ऐतिहासिक अनुसंधान और चौथा दोस्तों घटनोत्तर अनुसंधान। रियाज अंसारी जी वेलकम है, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सवाल को दोस्तों समझिएगा, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? अगर दोस्तों मनोविज्ञान और शिक्षा के लिए हम कुछ नित्य प्रयोग कर रहे हैं तो वो अनुसंधान क्या कहेंगे उस अनुसंधान को? ठीक है, सवाल ये है। तो फ्रेंड्स उसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान। 14वां सवाल, सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों को किस निश्चित क्रम में लिया जाता है? नमूने का चयन, निष्कर्ष, तथ्यों का विश्लेषण, तथ्यों का संग्रह। सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों को किस निश्चित क्रम में लिया जाता है? अगर दोस्तों हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वेक्षण अनुसंधान, तो दोस्तों वो उसके जो कदम होते हैं, स्टेप होते हैं, प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो किस तरीके से होती है? ठीक है, तो फ्रेंड देखो सबसे पहले कोई भी टॉपिक होगा तो फ्रेंड्स उसमें क्या होगा, हम दोस्तों एक टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें नमूने का चयन या टॉपिक का चयन, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला जाएगा पहले नंबर पर। ठीक है, उसके बाद में हम दोस्तों क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग तथ्यों या डेटा का संग्रह करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 दूसरा पर जाएगा। उसके बाद तो हम क्या करते हैं, उन तथ्यों को क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर। और फिर दोस्तों क्या करते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला
चौथा, तीसरा और दूसरा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 15वां सवाल, एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है? उपयोगिता और प्रासंगिकता, खोज योग्य है, ज्ञान में कुछ नया जोड़ना, या उपयुक्त सभी। तो सवाल ये कह रहा है कि जब आप या तो पीएचडी कर रहे हैं या कुछ रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक टॉपिक या समस्या या तो कुछ भी जो है लेना पड़ेगा। ठीक है। कोई समस्या पर समाधान हो सकता है, बगैर समस्या के तो समाधान शोध नहीं होगा। तो अगर आप शोध या शोध का के लिए समस्या का चयन करोगे तो वो जो है किस तरीके से करोगे, ठीक है, उसकी जो परिस्थिति होती है तो वो कैसे कैसे संभव होती हैं। तो फ्रेंड देखो, अगर आप कोई समस्या ले रहे हैं तो फ्रेंड्स वो उपयोगिता होनी चाहिए उसकी, ठीक है, प्रासंगिकता होनी चाहिए हमारे जीवन की दोस्तों, उसमें प्रासंगिकता होनी चाहिए, खोज योग्य होना चाहिए वो, ठीक है, ज्ञान में कुछ नया जोड़ने वाला होना चाहिए। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिसर्च। ठीक है। 16वां सवाल, अनुसंधान की दिशा में पहला कदम क्या है दोस्तों? यानी कि आप अनुसंधान कर रहे हैं तो सबसे पहला कदम क्या होता है? एक समस्या का चयन करना, दूसरा एक समस्या की खोज करना, तीसरा एक समस्या का पता लगाना, और चौथा एक समस्या की पहचान करना। तो फ्रेंड देखो, सारे ही जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक है। तो फ्रेंड देखो, इसमें बताऊंगा मैं दोस्तों, देखो अगर आप कोई भी टॉपिक क्या कहते हैं, टॉपिक लेना है आपको सबसे पहले, तो टॉपिक का क्या करोगे आप? जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करोगे? जैसे इतिहास के बच्चे हो आप, ठीक है, तो आपको क्या करना दोस्तों, आपको ये देखना है कि भाई इतिहास में समस्या कहाँ है। ठीक है। और हो सकता है दोस्तों आपके सामने 10 समस्या आ गई हो। ठीक है। दोस्तों आपको क्या होगा, पहले सबसे पहले आप समस्या देखोगे भाई समस्या किस चीज़ में है। ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके बाद में क्या करोगे, आप उसकी पहचान करोगे। ठीक है। फिर दोस्तों क्या करोगे, उस समस्या का दोस्तों चयन करोगे या फिर खोज करोगे। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा एक समस्या का पता लगाना, समस्या है क्या। ठीक है। तो उसके बाद यदि आप उसका चयन करते हो तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चारों ही दोस्तों ऑप्शन एक ही है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, परंतु उसने फिर भी डीपली पूछा है, एक ही टॉपिक में से, एक ही सवाल में से दोस्तों चारों में से कौन सा सबसे पहले लगेगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे पहले लगेगा। 17वां सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, अनुसंधान में उद्देश्यों को प्रश्न के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। दूसरा, अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। तीसरा, शोध के उद्देश्य शोध निबंध थीसिस के पहले अध्याय में वर्णित होते हैं या उपयुक्त सभी। पार्वती कुमारी जी वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है?
तो फ्रेंड्स जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, 17 का बी। 18वां सवाल, एक अच्छी परिकल्पना हाइपोथेसिस से क्या तात्पर्य है? पहला, अधिकांश ज्ञात तथ्यों के साथ विधिपूर्वक विशिष्ट और सुसंगत होनी चाहिए। दूसरा, ऐसे ढंग से निरूपित कथन जिसका तथ्यों के द्वारा परीक्षण किया जा सके। तीसरा, सीमित दायरा और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए। उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, एक अच्छी परिकल्पना हाइपोथेसिस से क्या तात्पर्य है? हाइपोथेसिस है तो सेकंड नंबर पर आती है रिसर्च के स्टेप में। ठीक है, पहले नंबर पर आती है तो समस्या का चयन करना, ठीक है, टॉपिक लेना। उसके बाद में दोस्तों उस टॉपिक से संबंधित हम परिकल्पना करते हैं। उसके बाद तो हम जो है डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स 18वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चारों ही ऑप्शन ये ठीक है। 19वां सवाल, निम्नलिखित में से किस में एक उपकल्पना हाइपोथेसिस का वर्णन नहीं किया जा सकता है? शून्य और प्रश्न रूप में, घोषणात्मक शब्दों में, सामान्य परिभाषिक शब्दों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस में उपकल्पना का वर्णन नहीं किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है सामान्य परिभाषिक शब्दों में, ऑप्शन नंबर सी। मैम कह रही हैं 18 क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि सी ऑप्शन गलत है। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार कोई नहीं। देखो मैम, ये बोल रहा है सीमित दायरा। ठीक है, हाइपोथेसिस का दायरा सीमित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक तो है, असीमित होना चाहिए। क्योंकि देखो जब हम आप कुछ सोचते हैं, अगर उस सोच को हम छोटे दायरे में सोचेंगे दोस्तों तो हम बड़ा कैसे सोचेंगे फिर? ठीक है, देखो जब हम किसी टॉपिक के बारे में तो सोचते हैं हाइपोथेसिस के माध्यम से, तो हम कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं। ठीक है, कि यहाँ जाऊँगा, यहाँ ये ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, तो हो सकता है हम उसको सही तरीके से नहीं कर पाए, एम्प्लीफिकेशन नहीं कर पाए उसके साथ में। ठीक है, तो सीमित दायरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, असीमित होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स 19वें सवाल का सही आंसर है सी। 20वां सवाल, अनुसंधान के क्षेत्र में निष्पक्षता का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन सही या गलत का उचित निर्णय, दूसरा सुसंगत निष्कर्ष, तीसरा अंत शोधकर्ता समझौता, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुसंधान के क्षेत्र में निष्पक्षता का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स 20वें सवाल का सही आंसर है सुसंगत निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर बी, सुसंगत निष्कर्ष। 21वां सवाल, अनुसंधान की निष्पक्षतावाद या ऑब्जेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? निष्पक्षता के माध्यम से, विश्वसनीयता के माध्यम से, वैधता के माध्यम से, या उपयुक्त सभी।
अनुसंधान की निष्पक्षतावाद को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स 21वें सवाल का सही आंसर है उपरोक्त सभी से, ऑप्शन नंबर डी। 22वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी वैधता ऐसी विशेषता को मापने से संबंधित है जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता पर यह कल्पना की जा सकती है कि उसका अस्तित्व है? अंकित वैधता, निर्माण वैधता, मानदंड और सामग्री वैधता। तो फ्रेंड्स 22वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्माण वैधता, ऑप्शन नंबर बी। 23वां सवाल, क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों में से संबंधित होता है? वास्तविक जीवन की स्थितियों से, प्रयोगात्मक स्थितियों से, प्रयोगशाला स्थितियों से या प्रकृति में से कोई नहीं। क्षेत्र अध्ययन फील्ड स्टडी किन परिस्थितियों से संबंधित होता है? तो जब हम फील्ड में जाते हैं और किसी को आंखों से दोस्तों देखते हैं तो उसको बोलते हैं वास्तविक जीवन की स्थितियों से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। 24वां सवाल, निम्नलिखित में से किस शब्द का हम किसी व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए शिष्ट अनुमान को प्रकट करने हेतु उपयोग करते हैं? प्रयोगात्मक नियंत्रण, उपकल्पना, प्रयोगात्मक चर या सिद्धांत। तो निम्नलिखित में से किस शब्द का हम किसी व्यवहार को नियंत्रित करने के शिष्ट अनुमान को प्रकट करने हेतु उपयोग करते हैं? सुनील कुमार जी वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो ठीक है, और सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको 1-2% भी दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है हमारा ये सेशन तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स 24वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपकल्पना, हाइपोथीसिस। 25वां सवाल, विभिन्न उपकल्पनाओं की कार्यविधि का उपयोग किस स्थिति में किया जाना चाहिए? पहला, शोध के अंतिम चरण के दौरान। दूसरा, शोध अध्ययन की योजना। तीसरा, परिणामों के प्रकाशन के समय। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। विभिन्न उपकल्पनाओं की कार्यविधि का उपयोग किस स्थिति में किया जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स 25वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शोध अध्ययन की योजना बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर वी। 26वां सवाल, निम्नलिखित में से किसके आधार पर मान्यताओं को निरूपित किया जाता है? पहला, देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विश्वविद्यालयों, जातियों के विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर या उपरोक्त सभी। सुनील कुमार जी पूछ रहे हैं एग्ज़ाम कब होगी? एग्ज़ाम देखो 2 तारीख से स्टार्ट होंगे, ठीक है, और 25 तारीख से एडमिट कार्ड आने की संभावना है। तो निम्नलिखित में से किसके आधार पर मान्यताओं को निरूपित किया जाता है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है उपयुक्त सभी की मान्यताओं के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी। 27वां सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्दों में
उपकल्पनाओं को वर्णित नहीं किया जा सकता। घोषणात्मकता, रिक्त उपकल्पना और प्रश्न प्रपत्र, सामान्य और दिशात्मक। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्दों में उपकल्पनाओं को वर्णित नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों सामान्य नहीं होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, विशेष तरीके से होना चाहिए। ठीक है। 28वां सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में शोध उपकल्पना को सम्मिलित करने की कम से कम संभावना होती है? अंतःक्षेप अनुसंधान, दूसरा संस्थात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस प्रकार के अनुसंधान में शोध उपकल्पना को निम्न सम्मिलित करने की कम से कम संभावना होती है? तो फ्रेंड देखो इसका सही आंसर है 28 का सी, क्योंकि दोस्तों जब हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं, ठीक है, हमें पता है टॉपिक ये और हमें वर्णन करना तो यहाँ पर जो है उपकल्पना का यूज कम होता है। ठीक है। 29वां सवाल, निम्नलिखित में से किसे परिमाणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता? सामाजिक आर्थिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, संख्यात्मक स्थिति या व्यवसाय की मनोदृष्टि। निम्नलिखित में से किसे परिमाणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों देखो जो व्यवसायी होता है, व्यापारी होता है दोस्तों, उसकी जो मन में क्या चल रहा है उसका किसी को नहीं पता होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 30वां सवाल, किसी सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के उप समुच्चय के चयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सर्वेक्षण, प्रतिनिधित्व, त्रिभुजीकरण और न्यायादर्श यानी कि सैंपल। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड देखो जब हम किसी जनसंख्या पर किसी समुदाय पर दोस्तों जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। यानी कि अगर 1000 की जनसंख्या है तो हम 1000 लोगों पर या 2000 लोगों पर या 50,000 लोगों पर दोस्तों शोध नहीं कर सकते हैं। अगर दोस्तों 50,000 लोगों की कंडीशन एक जैसी है बिल्कुल, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 50,000 लोगों में से 50 लोगों को दोस्तों हम क्या करेंगे, छांटेंगे। तो उसको बोलते हैं सैंपल या न्यायादर्श। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सैंपल। 31वां सवाल, शोधकर्ता अंततः निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अनुसंधान के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं? न्यायादर्श, अभिगम्य जनसंख्या, लक्षित जनसंख्या या विश्व। शोधकर्ता अंततः निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अनुसंधान के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स 31वें सवाल का जो सही आंसर है वो है
लक्षित जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी। लक्षित जनसंख्या के दोस्तों बारे में उत्तर जानना चाहता शोधकर्ता। ठीक है। 32वां सवाल, किसी न्यायाधीश यानी कि दोस्तों सैंपल के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? प्रदत्त का विश्लेषण और व्याख्या, प्राचल अनुमान, सांख्यिकी अनुमान या उपयुक्त सभी। किसी न्यायाधीश के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको बोलेंगे हम सांख्यिकीय अनुमान, ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकीय अनुमान। 33, एक अन्वेषक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में नेत्रहीन बच्चों की आकांक्षाओं का व्यावसायिक अध्ययन करना चाहता है, उसको निम्नलिखित प्रकार के न्यायाधीश का चयन करना चाहिए। पहला, साधारण यात्रक न्यायाधीश, स्तरीकृत न्यायाधीश, सौदेश्य न्यायाधीश या सुविधाजनक न्यायाधीश। तो फ्रेंड जो भी हमारे चैनल पर आज नए आए हैं या तो सबका हार्दिक स्वागत है, पुरानों का भी नयों का भी तो सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स 33वें सवाल का सही आंसर तो उसको बोलते हैं स्तरीकृत, यानी दोस्तों जब हम सैंपल लेते हैं तो हम तो उनको स्तर में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जनसंख्या को। तो ऑप्शन नंबर बी। 34वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को चयनित किए जाने का समान अवसर प्राप्त होता है? संभाव्य, गैर संभाव्य न्यायाधीश, कोटा या उपयुक्त में से कोई नहीं। भाग्यश्री राणा जी वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका। भाग्यश्री राणा जी तो ये हमारे बैच के नेट क्वालिफाइड हैं, इनका स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। पहले बैच में दोस्तों इन्होंने नेट पास किया था। समीर इतिहास जी आपका वेलकम है, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स 34वें सवाल का सही आंसर है संभाव्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 35, इस प्रकार के न्यायाधीश में कुछ लोगों के चयन की संभावना दूसरों से अधिक रहती है। संभाव्य, गैर संभाव्य, कोटा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार के न्यायाधीश होता है सैंपलिंग करना। ठीक है, सैम्पलिंग क्या होता है दोस्तों, आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ लीजिए कि आप जो है दोस्तों आपको क्या करना है कि भाई आपको किसी समुदाय के बारे में, उनकी आर्थिक या सामाजिक कंडीशन के बारे में दोस्तों क्या करना है, शोध करना है। ठीक है, जैसे कि आप महिलाओं के बारे में शोध कीजिए या छोटे बच्चों के बारे में शोध कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, इतनी सारी महिलाएं हैं, इतने सारे बच्चे हैं दोस्तों, आप क्या करोगे भाई, किसी शहर यानी कि दिल्ली शहर में आपको क्या करना दोस्तों, छोटे बच्चों पर या महिलाओं पर शोध करना है। ठीक है, तो इतनी बड़ी दिल्ली है तो आप कैसे शोध करोगे दोस्तों, आप क्या करोगे कि आप जो है दोस्तों कि 20 साल से लेकर 40 साल की महिलाओं पर दोस्तों आप शोध करना चाहोगे, क्योंकि दोस्तों उनकी जो सामाजिक कंडीशन होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। ठीक है, कुछ पर कुछ थोड़ी सी अलग होती हैं। तो आप क्या करोगे कि यानी कि आप मानो कि 1 करोड़ महिला हैं,
तो 1 करोड़ महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है वो समान है, तो आप क्या करोगे, 2-3 हज़ार महिलाओं पर सर्वे करोगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सैंपल। फ्रेंड्स, 35वें सवाल का सही आंसर है गैर संभाव्य या आदर्श, ऑप्शन नंबर बी। 36वां सवाल, अनुसंधान नैतिक नहीं माना जाता है यदि यह एक विशेष बात को साबित करने की कोशिश करता है, दूसरा यह प्रतिवादी की गोपनीयता और अनामिकता सुनिश्चित नहीं करता, तीसरा यह वैज्ञानिक दृष्टि से आंकड़ों की जांच नहीं करता, ऑप्शन नंबर 4 यह बहुत ही उच्च स्तर का नहीं है। पार्वती करेक्ट, केस स्टडी बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, केस स्टडी बिल्कुल राइट। केस स्टडी सबसे ज़्यादा उसमें किया जाता है, तो जैसे कि स्कूलों के क्षेत्र में, यानी कि स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कंडीशन है, ठीक है, उसमें कोई केस आ जाए उसको दोस्तों, जैसे हमने बताया ये भी एक केस होता है, ठीक है, केस में सैंपल होती है। तो फ्रेंड्स, अनुसंधान नैतिक नहीं माना है यदि, तो फ्रेंड्स सही आंसर है यदि यह प्रतिवादी की गोपनीयता और अनामिकता सुनिश्चित नहीं करता, तो नैतिक तब माना जाएगा तब गोपनीयता बनी रहेगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, ठीक है। 37, नैतिक अतिक्रमण का अर्थ है, ठीक है, पहला ऑप्शन है नैतिक सिद्धांतों को मानना, नैतिक सिद्धांतों को न मानना, नैतिकता को परिभाषित करना, या उपयुक्त 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखो, जब अनुसंधान करते हैं तो उसमें नैतिकता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, नैतिकता, इथिकल ट्रांसग्रेशन। दोस्तों देखो, अगर आप नैतिकता का अतिक्रमण करोगे तो उसका मतलब होता है कि आप जो नैतिक जो बातें होती हैं दोस्तों उसको नहीं मान रहे हो, ठीक है। अगर केवल नैतिक बात आती, नैतिक का समर्थन, तो क्या हो जाता, नैतिक सिद्धांतों को मानना। अब है उसका विरोधी, अपोजिट है नैतिक अतिक्रमण, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक सिद्धांतों को नहीं मानना। दोस्तों नैतिकता क्या होती है रिसर्च में, जैसे कि दोस्तों ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी, आप ईमानदारी से कीजिए, चोरी ना करना, किसी के टॉपिक के चोरी ना करना वरना कॉपी पेस्ट में आप फंस जाओगे, ठीक है। दोस्तों आप निष्पक्ष होना, निष्पक्ष होकर आप रिसर्च करिए, ठीक है। दोस्तों जो है निष्पक्ष होकर ईमानदारी पूर्वक दोस्तों किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए आपको, ये दोस्तों क्या होते हैं, ये नैतिकता की चीज़ें होती हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। 38वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या विचार स्थिति नैतिकता की मूल भावना से जुड़ा हुआ नहीं है। पहला ऑप्शन है कुछ भी चलता है, दूसरा उद्देश्य पूर्ति साधन से अधिक महत्वपूर्ण है, कोई विकल्प नहीं, उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन या विचार स्थिति नैतिकता की मूल भावना से जुड़ा हुआ नहीं है। मैम करिए मोरली, डाटा को कॉपी पेस्ट से बताना बिल्कुल राइट, और सोर्स को डिस्क्राइब करना, वेरी गुड वेरी गुड। तो फ्रेंड्स 38वें सवाल का जो सही आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी। तो ये तीनों ही जो है तो नैतिकता से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। 39वां सवाल, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अफहानी है जिसका अनुसंधान प्रतिभागियों को सामना करना पड़ सकता है, शारीरिक चोट, तनाव और चिंता, खराब विकास, उपयुक्त सभी।
तो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अफहानी है जिसका अनुसंधान प्रतिभागियों को सामना करना पड़ सकता है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 40वां सवाल, निम्नलिखित में कौन से अनुसंधान विधि सूचित सहमति की कमी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है? पहला है गहन साक्षात्कार, सामग्री विश्लेषण, गुप्त अवलोकन और व्यक्ति अध्ययन। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आपको 1-2% भी हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और आपको ऐसी ही मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट जिसमें हम व्याख्या लेके आते हैं करना है दोस्तों, तो हमारा JB स्टडी पॉइंट का बैच वो है ऐप, ऑफिशियल ऐप दोस्तों, उसको डाउनलोड कर आप दे सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों हमने नेट हिस्ट्री का बैच चला रखा है, TGT PGT हिस्ट्री का बैच चला रखा है और पेपर 1 का दोस्तों बैच चला रखा है बिल्कुल मामूली शुल्क में, जहां आपको प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, PDF भी मिलेंगी। तो 40वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा और आप कितने सही हुए कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ सुझाव हो तो ज़रूर जो है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपको कैसा लगा उसको भी कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, हमारा नंबर है 8755475312। तो हमने जो है नेट हिस्ट्री का बैच 1 साल के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। मामूली शुल्क है 1 साल के लिए। आपको उसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और ग्रुप टेस्ट, पेपर 1 का बिल्कुल फ्री, ठीक है। TGT PGT फ्री, DSSB फ्री। ये तो सब जो है आपको मिलेगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो हमारा नंबर आपके सामने है और TGT PGT का बैच है। तो अगर कोई हिस्ट्री का केवल प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो हमारा ऐप है, उसके माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय वंदे मातरम। मिलते हैं कल 9 बजे या 9:30 बजे। धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम।